So in today's class we are going to discuss about proteins. ठीक है। तो मैं ये पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब सॉल्व पेपर दिया हुआ है, उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन क्लासेस में, जो भी मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रोटीन के बारे में आज। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, इसमें मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? एक बार और बताइए आप लोग प्लीज स्टूडेंट्स। Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन में ही एक चैप्टर दिया हुआ है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड से ये पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं अमाइनो एसिड के बारे में? तो अमाइनो एसिड के बारे में एक बेसिक जो आइडिया मैंने ऑलरेडी मतलब नोट्स दिया हुआ है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर। तो अमाइनो एसिड जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये आपको पता ही है। और इसमें आपको बेसिक अमाइनो ग्रुप भी मिलेगा और एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा। तो अमाइनो एसिड जो है इट इज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन। तो इन्हीं अमाइनो एसिड से मिलके प्रोटीन का निर्माण होता है, और ये एक स्ट्रक्चर इसका दिया हुआ है। इस तरह के आप स्ट्रक्चर बना के बता सकते हो। यहाँ पे ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें आप देखोगे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, एंड अमाइन ग्रुप भी मिल रहा है। सभी अमाइनो एसिड में आपको ये वाला पार्ट, इतना पार्ट ऊपर वाला पोर्शन सेम मिलेगा, ठीक है। वेरिएशन कहाँ होती है? इस वाले पार्ट की, जो आर ग्रुप है उसमें वेरी होता है। सो द अमाइनो एसिड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन पर्टिकुलर केमिकल स्ट्रक्चर इन द आर ग्रुप। और यही चीज यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अब आते हैं इसके फंक्शन पे, जो इसका फंक्शन वगैरह दिया हुआ है इसमें, कि देर आर अराउंड 20 अमाइनो एसिड्स द प्रोटीन्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, एंड दे आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सेम सेट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स। ये आपस में जुड़ के एक पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, और ये पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा अगर ये स्मॉल पॉलीमर बनाते हैं दैट इज फ्यूअर देन 50, देन वी कॉल्ड ऑलिगोपेप्टाइड्स। उनको हम लोग ऑलिगोपेप्टाइड्स बोलेंगे। अगर 50 से ज्यादा है दैट वी कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स, यानी कि प्रोटीन। और ये प्रोटीन बाद में आपको 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है तभी ये काम कर सकता है। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? एनी प्रॉब्लम? ओके। Hence, a protein molecule is a polypeptide chain composed of many amino acid residue next by polypeptide chain. Amino acids are precursor of a variety of complex nitrogen-containing molecules. Prominent among these are nitrogenous base components of nucleotides. तो जैसे कि न्यूक्लिक एसिड में जो ये नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, उसका भी ये प्रिकर्सर की तरह कभी कभी ये काम करते हैं कुछ अमाइनो एसिड्स। फर्दरमोर complex amino acid derived cofactors like heme, कुछ अमाइनो एसिड एंजाइम एक्टिविटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसे हम लोग कोफैक्टर की तरह, को एंजाइम की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है हीम एंड क्लोरोफिल। हीम इज द आयरन कंटेनिंग ऑर्गेनिक ग्रुप दैट इज रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन द हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसी तरह वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग साइटोक्रोम सी, तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट की तरह काम करता है, दैट इज द फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे भी आपको अमाइनो एसिड डिराइव्ड कोफैक्टर मिलेंगे, मतलब अमाइनो एसिड से ही ये कोफैक्टर्स का निर्माण होता है, और अलग अलग ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी करते हैं। अमाइनो एसिड को क्लासीफाई किया गया है कई कई तरीके से। तो ये क्वेश्चन आया भी है, क्लासीफाई अमाइनो एसिड बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ देयर साइड चेन। उसकी साइड चेन की जो प्रॉपर्टी है उसके आधार पे अमाइनो एसिड को क्लासीफाई करो, एंड मेंशन रोल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज ऑफ अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो साइड चेन की बात कर रहा है, वेरिएबल चेन, दिस वन आर ग्रुप की बात कर रहा है, इसके बेसिस पे आपको इसको क्लासीफाई करना है, अमाइनो एसिड ग्रुप को क्लासीफाई करना है, और इसके रोल के बारे में, पॉजिटिवली चार्ज जो अमाइनो एसिड है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है।
तो उसका क्या आंसर लिखा जाएगा, यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन कर दिया है। इसके अलावा भी अगर दूसरे टाइप से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी आप उसको लिख पाओ। सो द क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, क्लासीफाई द अमाइनो एसिड गिव्स द ग्रुपिंग बिटवीन 20 अमाइनो एसिड्स। दिस इज सच यूजफुल फॉर बायोकेमिस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अमाइनो एसिड। इससे क्या होता है, ये अमाइनो एसिड को हम लोग अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं, जिससे एक अंडरस्टैंडिंग बनती है और हम आसानी से उसको यूज कर पाते हैं, उसके फंक्शन के बारे में बता पाते हैं। तो अमाइनो एसिड वर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन आर ग्रुप, एक आर ग्रुप के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, या फिर पोलैरिटी एंड आर ग्रुप, या फिर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर। ये तीन क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे दिए गए हैं। आर ग्रुप वाले में क्या है, आर ग्रुप वाले में जैसे मैंने बताया कि साइड चेन जो आर ग्रुप है उसमें अगर चेंज होगा तो फिर उसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, साइड chain of amino acids, sometimes called R group, can be as simple as one hydrogen bonded glycine। तो ग्लाइसिन जो अमाइनो एसिड होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग और भी जोड़ते चले जाएंगे अलग अलग चेन टाइप में, तो अलग अलग अमाइनो एसिड का निर्माण होगा। तो सिंपल अमाइनो एसिड दीज हैव नो फंक्शनल ग्रुप इन देयर साइड चेन। इसमें सिर्फ आपको कार्बन रिंग वाला उस टाइप से कुछ मिल जाएगा, इस टाइप से कोई फंक्शनल ग्रुप आपको नहीं मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल अमाइनो एसिड। ठीक है, जैसे कि वेलाइन, एलेनिन, ल्यूसिन और आइसोलिसिन, इसके स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो वहां पे आपको ये चीजें समझ में आएंगी। हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड, दीज हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड। और इसमें कौन कौन से आएंगे, सीरीन एंड थ्रियोनिन। तो जैसा उसका साइड चेन के अंदर प्रॉपर्टी होती है वैसे ही इसको कैटेगराइज किया जा रहा है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड नहीं है, ओनली हाइड्रोकार्बन चेन अवेलेबल है, या फिर हाइड्रोजन सिर्फ ग्लाइसिन के केस में लगा हुआ है, दैट वी गोज अंडर सिंपल अमाइनो एसिड्स। लेकिन अगर हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड्स है जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, सल्फर अगर अटैच है, दैट मीन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सिस्टीन एंड मेथियोनिन। फिर कभी कभी एरोमेटिक अमाइनो एसिड भी मिल जाएंगे आपको, जिसमें बेंजीन रिंग, एरोमेटिक का मतलब बेंजीन उसमें आ चुका है, तो बेंजीन रिंग इन देयर साइड चेन, फेनिल एलानिन, टाइरोसिन, दीज आर द एरोमेटिक अमाइनो एसिड। फिर कुछ अमाइनो एसिड आपको मिलेंगे हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड, दे हैव साइड चेन रिंग विच पॉजेज एटलीस्ट एन एटम अदर देन कार्बन। तो अदर देन कार्बन भी वहां पे साइड चेन रिंग आपको पाई जाएगी, वह भी देखते हैं। अगर स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग तो ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन एंड प्रोलिन। फिर एमाइनो ग्रुप, एमीन ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। एमीन ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड में क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड विद विच कार्बोक्सिलिक हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एमाइड ग्रुप, लाइक एस्पार्जिन, ग्लूटामीन। ब्रांच्ड अमाइनो एसिड, इसमें क्या है, एलिफेटिक साइड चेन आपको मिल जाएगी, ल्यूसिन, आइसोलिसिन, वेलाइन। एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड एंड इम्यूनो एसिड। इम्यूनो एसिड में आपको सेकेंडरी इम्यूनो ग्रुप मिलेगा और एक ही आता है प्रोलीन इसमें। ठीक है, तो ये इन सारे क्लास, इसको जो है आर ग्रुप के आधार पर जो बांटा गया है इसको आपको याद करना है। इसके अमाइनो एसिड कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं उसको भी आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये हो गया, ये एक बार पूछा गया था, दूसरी हो सकता है रिपीट हो जाए, या फिर दूसरा भी इसमें कुछ पूछा जा सकता है, जैसे कि पोलैरिटी एंड आर ग्रुप। अमाइनो एसिड कैन बी आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी एंड नेचर ऑफ आर ग्रुप एट द फिजियोलॉजिकल पीएच। तो एट जो फिजियोलॉजिकल पीएच है हमारा, जो 7.2 और इस टाइप के करीब अपना पीएच होता है, तो उसी पीएच पे उसकी पोलैरिटी क्या होगी अमाइनो ग्रुप की, उसमें अमाइनो एसिड की, और उसका नेचर क्या होगा आर ग्रुप का, इसके बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। यहाँ पे आपको मिलेंगे पोलर, नॉन पोलर। ठीक है, इस टाइप के determination done definitely in biochemistry probably the because the most biochemical reaction are done in aqueous medium. Therefore, the classification of them as polar and non-polar is somewhat different from source to source. In general, amino acid we can make hydrogen bonding in aqueous solution are called polar. Once repel from water, they are the non-polar. तो एक जनरल आइडिया क्या हो गया कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल एक्वा सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके जो अमाइनो एसिड, उसको हम लोग बोलेंगे पोलर अमाइनो एसिड। और जो ना बना पाए उसको हम लोग जो रिपेल करे वाटर के उसमें प्रेजेंस में, दैट वी कॉल नॉन पोलर।
all 10 non-polar amino acids are hydrophobic and all 10 polar amino acids are hydrophilic। ठीक है, तो पोलर है तो वो आसानी से वाटर लविंग है, तो आसानी से वाटर के साथ मिक्स हो सकता है। नॉन पोलर है तो हाइड्रोफोबिक है और आसानी से वो मिक्स नहीं हो पाएगा। तो 10 आपके नॉन पोलर हैं और 10 आपके एमाइनो एसिड जो है पोलर ग्रुप में आते हैं। कौन कौन से हैं ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन, वेलाइन, फेनिलैलानिन, मेथियोनिन, दीज आर द वेरियस नॉन पोलर एमाइनो, और इसको छोड़ के जितने भी हैं वो सारे आपके पोलर में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो अभी तक मैंने बात किया अलग अलग उस हर एमाइनो एसिड का यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लगा रखा है और कुछ फार्मूला जो मुझे मैंने बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, मतलब इसमें कहीं से मिले हैं मुझे, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है आपके हेल्प के लिए। तो इसको आप लोग पढ़ सकते हो और याद करने में आपको आसानी होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे हमें नॉन पोलर साइड चेन को याद करना है तो ये वाला हमको कोट याद करना पड़ेगा। क्या? ग्रैंडमा ऑलवेज विजिट लंदन इन मे फॉर विंस्टन्स पार्टी। और पहला वाला शब्द जो भी होगा वो एमाइनो एसिड का होगा नाम, वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि जी मतलब ग्लाइसिन हुआ, ए मतलब एलानिन, बी मतलब वेलाइन, और इस टाइप से अलग अलग दिया हुआ है तो वो आपको देखना पड़ेगा। नॉन पोलर हो गया, इसी तरह पोलर ग्रुप के बारे में भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे भी एक कोट दिया हुआ है। फिर एसिडिक एमाइनो एसिड्स। ठीक है, एसिडिक एमाइनो एसिड क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए आप इसके जिस ये कुछ आपको मिलेंगे यहाँ पे। देखिए, पोलर एमाइनो एसिड दैट विथ नेगेटिव चार्ज हैव मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंपेयर टू एमाइन ग्रुप, देन एमाइनो एसिड बिकम मोर एसिडिक। तो जो पोलर एमाइनो एसिड पोलर तो है वो, लेकिन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंपेयर टू एमाइन ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू एमाइन ग्रुप। ठीक है, एमाइन ग्रुप तो उसको हम बोलेंगे एसिडिक। एसिडिक एमाइनो एसिड्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड हाइड्रोफिलिक एमाइनो एसिड आर इंक्लूडिंग एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एसिड। फिर आते हैं बेसिक वाले में। बेसिक में क्या है? पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग मोर अमाइनो ग्रुप्स देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, वो निगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया। ओवरऑल चार्ज की बात हो रही है, क्योंकि एमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में हम लोग अभी देखेंगे, जब ज्यूटर आयन देखेंगे अभी कुछ देर में, तो वहां पे देखेंगे दोनों टाइप के चार्ज पाए जाते हैं। तो लेकिन जो चार्ज ज्यादा होगा वही वो उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा। बेसिक के केस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, दे कंटेनिंग मोर अमाइनो ग्रुप्स देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, then the amino acid becomes more basic. Basic amino acids are positively charged and they are the hydrophilic amino acids like lysine, arginine and histidine. Positively charged amino acids are essential for electron transport and protein interactions. तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे कोट में भी दिया हुआ है, आप लोग आसानी से इसको याद कर पाओगे, विच वन इज द एसिडिक एंड विच वन इज द बेसिक वन। ठीक है, तो ये आपका एसिडिक वन हो गया एसिड वाला, और ये आपका बेसिक वाला हो गया। ओके, नाउ लेट्स, ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन की प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोगों ने क्लासिफाई किया है एमाइनो एसिड को। एक और क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। हमें इसकी जरूरत है कि नहीं है ना, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हमारे है कि नहीं है, उसके आधार पे एमाइनो एसिड को भी क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग। एमाइनो एसिड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड टू द ह्यूमन बॉडी and their availability in the human body। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट्स? सुन पा रहे हैं सब लोग क्लियर से? Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो लेट्स रिकॉल देयर आर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड। हम लोग के पास कितने अमाइनो एसिड थे? 20, एंड वी रिक्वायर ऑल ऑफ देम। लेकिन हमें सबकी जरूरत नहीं होती। टू मेक मेनी डिफरेंट प्रोटीन फाउंड थ्रू आउट द बॉडी, हमें सबकी जरूरत है, और कुछ हमारी बॉडी बना पाएगी और कुछ हमारी बॉडी नहीं बना पाएगी। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ कोट जो है लगाए हुए हैं, उसको आप लोग देख सकते हो। एसेंशियल अमाइनो एसिड निमोनिक, प्राइवेट टिम हॉल, ठीक है, तो पीबीटी टिम हॉल, ये दे आर द एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल का मतलब ये हमें जरूरत है, हमारी बॉडी को जरूरत है। यहाँ पे पी का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, ये सब दिया हुआ है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं।
पेनिलाइन, वेलाइन, इन चीजों को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इसको डिकोड कर पाओगे। ठीक है। और एक और क्लासिफिकेशन जो कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक एक्टिविटी के आधार पे भी दिया जा सकता है, वो भी आपके इसमें दिया हुआ है यहाँ पे, उसको भी आप याद कर सकते हो, कौन सा कीटोजेनिक एमाइनो एसिड है, कौन सा ग्लूकोजेनिक एमाइनो एसिड है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू एसेंशियल एमाइनो। यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया है, एसेंशियल एमाइनो एसिड को, नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड को। एक और ग्रुप बनाया गया है, कंडीशनली नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड। So these are the amino acids which produced by the body but at rates lower than certain conditional requirement. ये बनते तो है बॉडी के अंदर, है ना, दे कैन बी प्रोड्यूस, दे आर द नॉन एसेंशियल, बट देयर रेट ऑफ प्रोडक्शन इज काफी कम है अंडर सर्टेन कंडीशनल रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या इन्फेंसी में, वहां पे ही ये आपको दिखाई देंगे। तो दे आर एसेंशियल एट सर्टेन टाइम्स, कुछ समय के लिए ये जरूरत होती है शरीर को, उसके बाद आपको नहीं जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने उसको कैटेगराइज कर रखा है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, एसिड बेस बिहेवियर ऑफ एमाइनो एसिड। यहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, मैं दिखा दूं आपको। और ओके, ये है, तो यहाँ पे आप देखें ज्यूटर आयन, ठीक है, 2019 में भी पूछा गया, 2021 में, 22 में भी पूछा गया था, यहाँ पे भी ये पूछा गया 2018 में भी। एसिड बेस बिहेवियर या एमाइनो एसिड, इसको दूसरे तरीके से इसको पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसको हर साल लगातार ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो रहा है, तो इससे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसको आप लोग प्लीज सही से देखिए। यहाँ पे मैं देखता हूँ इसको, यहाँ पे ओके, सो द एसिड बेस बिहेवियर ऑफ एमाइनो एसिड्स। तो व्हाट इज ज्यूटर आयन? एमाइनो एसिड जो है हमारा, मैंने भी स्ट्रक्चर इसका डिस्कस किया था, वो उसका स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये जो NH2 ग्रुप है यहाँ पे एक लगा हुआ है और एक COH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, NH2 ग्रुप क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। COH ग्रुप क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है, ये आसानी से हाइड्रोजन दे सकता है। तो जब ये ले सकता है तो इसको हम लोग कहेंगे बेसिक इन नेचर। तो NH2 ग्रुप आपका बेसिक नेचर हो गया, जबकि COH ग्रुप एसिडिक ग्रुप हो गया। यहाँ पे दिस इज द एसिडिक इन नेचर। तो एक तरीके से हम देख पाते हैं कि एक एमाइनो एसिड के अंदर दोनों टाइप के ही आपको ग्रुप मिलेंगे, यानी कि उसमें आपको बेसिक एमाइन ग्रुप भी मिलेगा और एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मिलेगा। तो ज्यूटर आयंस आर द दोज कंपाउंड जिसके अंदर आपको दोनों टाइप के चार्ज मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल चार्ज अगर हम देखेंगे मॉलिक्यूल के ऊपर तो वो आपका न्यूट्रल होगा, यहाँ पे आपको कोई चार्ज दिखाई नहीं देगा। तो दिस इज ए ज्यूटर आयन, और दे कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड इक्वल नंबर ऑफ निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसमें आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा होगा, नेगेटिव ग्रुप, और दिस इज द पॉजिटिव वन। ओके, so this is the form of amino acid exists in even the solid state. If you dissolve the amino acid in water, a simple solution also contains ion. A zither ion is a compound with no, यानी कि ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसका जीरो होगा, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, अगर हमको जीटर आयन को चेंज करना है और किसी एप्लीकेशन में यूज करना है, लेके इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह में हमको यूज करना है, क्रोमेटोग्राफी में कहीं यूज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी पीएच को चेंज करना पड़ेगा। मीडियम के पीएच को चेंज करेंगे तो अमाइनो एसिड का चार्ज भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखिए, अगर उसके अंदर वो एल्कलाई ऐड करते हैं, बेसिक ग्रुप ऐड करते हैं उसके अंदर, तो क्या हो रहा है, यू इंक्रीज द पीएच, पीएच 7 से ऊपर जा रहा है, यानी कि हम उसके अंदर एक एल्कलाई ग्रुप ऐड करके उसका पीएच को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, बाय एडिंग हाइड्रोक्साइड आयंस द हाइड्रोजन आयन इज रिमूव। अब हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन ऐड कर रहे हैं, NOH वगैरह ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, तो क्या होगा, उसके अंदर OH माइनस ग्रुप होगा। OH माइनस क्या करेगा, यहाँ के जो H होगा उसको कैप्चर कर लेगा। ये OH जो है आपका, NOH यहाँ पे दिया हुआ है, तो यह H को कैप्चर करेगा और यहाँ H2O बन जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो गया, ये आपका पॉजिटिव चार्ज ही यहाँ पे बचेगा, ओवरऑल पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज नाउ ए नेगेटिव आयन, नो लॉन्गर अ ज्यूटर आयन। You could
शो दैट एमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज नेगेटिव आयन। इस वाले पे क्या होगा, यहाँ पे आपको नेगेटिव आयन दिखेगा यूजिंग इलेक्ट्रोफोर्सिस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इलेक्ट्रोफोर्सिस कैन जस्ट कंसिस्ट अ पीस ऑफ, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफोर्सिस टेक्निक के बारे में कुछ बता रखा है। फिर ये आप पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हो निन हाइड्रोजन सोल्यूशन, उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो इन चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको बेसिक समझा दिया है कि जिटर आयन क्या होता है। उस पे एडिंग एन अमीनो एसिड, अगर हम लोग एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा इसका रिवर्स। इफ यू आर डिक्रीजिंग द पीएच then the CO minus part of the deuterium ion picks up the hydrogen ion and उसके बाद आपका ओवरऑल चार्जेस क्या हो जाएगा, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, नो लॉन्गर अ जिटर आयन। ओके, तो जिटर आयन अब नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर अब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ग्रुप नहीं पाए जा रहे हैं, ये केवल एक चार्ज अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, शिफ्टिंग द पीएच फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर। कभी कभी हमें एक्सपेरिमेंट में क्या करना पड़ता है, पीएच को शिफ्ट करना पड़ता है, एक एक्सट्रीम कंडीशन से दूसरे एक्सट्रीम कंडीशन में ले जानी पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, यू स्टार्ट द आयन वी हैव जस्ट प्रोड्यूस अंडर एसिडिक कंडीशंस एंड स्लोली ऐड एल्कलाई टू इट। अगर एक एसिडिक आयन मीडिया है, उसको हमको बेसिक करना है, तो धीरे धीरे हम उसमें एल्कलाई ऐड करेंगे। द आयन कंटेन्स टू एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पे सीओएच ग्रुप है, ठीक है, एंड वन इज द NH3 प्लस ग्रुप। दो टाइप के आयंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। द मोर एसिडिक ऑफ दीज इज द COH ग्रुप। और इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, COH ग्रुप, इसीलिए हम लोग इसको एसिडिक ग्रुप कह रहे हैं यहाँ पे। ये ज्यादा एसिडिक है, दोनों ही एसिडिक है, ये कम एसिडिक है और ये ज्यादा एसिडिक है, ये कह सकते हैं। एंड सो दैट इज रिमूव्ड फर्स्ट, तो ये ज्यादा एसिडिक है तो ये सबसे पहले रिमूव होगा और यू गेट बैक टू जिटर आयन। So when you have added just right amount of alkali, the amino acid no longer has net positive or negative charge. That means it would not move towards either cathode or anode during electrophoresis. तो जब इसको हम एक ऐसा कुछ ऐड करते जाते हैं और एक ऐसा पीएच आता है जिसके ऊपर इस पे जो नेट चार्ज है वो जीरो हो जाता है, मतलब उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है एंड देन इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफोर्सिस में अगर हम इसको रन कर रहे हैं, एग्जांपल करिए, इलेक्ट्रोफोर्सिस का मतलब होगा कि अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसको मूव करा रहे हैं। तो एक एक कंडीशन में उसके ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज था और वो निगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने वहां पे उसको ऐड करके एक खास पीएच पे वो क्या हो जाएगा, इसका पीएच, इसका चार्ज शिफ्ट हो जाएगा और दोनों के ऊपर एक, दोनों ही ग्रुप के ऊपर कुछ चार्ज आ जाएगा जो कि इसको न्यूट्रल बना देगा, ओवरऑल इसका चार्ज जीरो हो जाएगा। और वो जो पॉइंट दैट पीएच एट विच लैक ऑफ मूवमेंट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोर्सिस हैपन, अब इसके ऊपर दोनों ही चार्ज आ चुके हैं, तो अब इसमें मूवमेंट नहीं हो पाएगी क्योंकि ये अब न्यूट्रल हो गया है। इलेक्ट्रोफोर्सिस में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, अब जो चार्ज पार्टिकल नहीं है इसके अंदर तो क्या होगा, इसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। सो दिस हैपन्स इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एन अमाइनो एसिड। और इसी से हम अमाइनो एसिड को करेक्ट कैटेगराइज कर सकते हैं। हर अमाइनो एसिड का एक स्पेसिफिक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा, तो जब हम इसको सेपरेट करते हैं तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस के ऊपर भी इसको सेपरेट किया जा सकता है। सो दिस पीएच वेरीज फ्रॉम अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड, जैसे मैंने बताया आपको। इफ यू गो एंड एडिंग हाइड्रोक्साइड आयन, you will get the reaction we have already seen, in which hydrogen ion is removed from the NH3 plus group। और इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको ये कंडीशन बताई, इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो। बस आपको एक एसिड ऐड करना है, उसमें वाले में हम लोग बेस ऐड कर रहे थे, यहाँ पे एसिड ऐड करना पड़ेगा, तो ये जो वाली प्रोसेस आप रिवर्स भी कर सकते हो। दैट लीड्स बैक टू यू जिटर आयन अगेन। तो इसे कहते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर पार्ट। ये पार्ट जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, ये आपका एमाइनो एसिड वाला पार्ट था, जिसमें यानी कि उसका बिल्डिंग ब्लॉक, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, एमाइनो एसिड होता है। अब हम लोग आते हैं प्रोटीन वाले पार्ट पे, और यहाँ पे हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पे भी हर साल जो है इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं अलग अलग टाइप के। एक टू डिफाइन अ प्रोटीन, प्रोटीन को डिफाइन करो और उसको क्लासीफाई करो विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब क्लासीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन भी है, ठीक है, तो वो भी एक क्लासिफिकेशन का पार्ट है, वो भी हम लोग अभी देखेंगे। फिर एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हमेशा हर साल लगभग आ ही रहा है ये,
और पिछले साल नहीं आया था शायद ये, तो इसलिए हो सकता है ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, या फिर वापिस से हाँ पूछा गया है ये टर्शियरी स्ट्रक्चर, यानी कि हर साल ये रिपीट हो रहा है। अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, और यहाँ पे अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड शीट फिर से रिपीट हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, लोग जो कि हर साल यहाँ पे पूछा जा रहा है। एक्सप्लेन द फंक्शनल डाइवर्सिटी, ये अगेन जो है क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हो गया ये। फंक्शनल डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करोगे, यानी कि क्लासीफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, शेप एंड कंपोजिशन। तो वापिस से ये क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन हो गया, यानी क्लासिफिकेशन भी हर साल आ रहा है और आपका अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स भी लगातार हो रहा है। फिर से वही क्वेश्चन, फंक्शनल डिफरेंस, शायद ये रिपीट यहाँ पे मैंने कर दिया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटिव एंड डी नेचर प्रोटीन? साल्टिंग इन एंड साल्टिंग आउट टर्म पूछा गया है। मेटलोप्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन्हीं चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ओके। सो यहाँ से शुरू करते हैं। प्रोटीन्स आर नेचुरली अकरिंग हाई मॉलिक्यूलर मास कॉम्प्लेक्स बायोपॉलीमर्स, मैंने कई बार बताया है, दीज आर द बायोमॉलिक्यूल्स। और ये आपके बायोपॉलीमर्स में आते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। लेकिन ये स्मॉलर यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, एमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ऑल प्रोटीन्स कंटेन्स दिस एलिमेंट्स CHON and S। किसी में आपको सल्फर ग्रुप भी मिल जाएगा, जैसे सिस्टीन वगैरह है ना। तो यहाँ पे आपको सल्फर ग्रुप भी मिल जाएंगे ट्रेस अमाउंट में। फिर यहाँ पे सम ऑफ दिस आल्सो कंटेन्स आयोडीन, ट्रेसेस ऑफ मेटल, दीज आर द सम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। और प्रोटीन का इंपॉर्टेंस क्या है, हमको पता ही है प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है। हर चीज में आपके प्रोटीन लग रहा है। स्ट्रक्चर में भी जाओगे तो वहां पे प्रोटीन मिलेगा, काम में जाएंगे एंजाइम वगैरह के रूप में भी यूज होगा, हार्मोन्स में भी प्रोटीन है, तो हर जगह प्रोटीन का काफी यूज हो रहा है। तो दिस इज द एसेंशियल बायोलॉजिकल कंपाउंड्स लाइक एंजाइम्स, हार्मोन एंड एंटीबॉडीज, सब में इसका यूज होता है। अब यूज होता है और अलग अलग जगह यूज हो रहा है, तो अलग अलग टाइप के प्रोटीन बने हुए हैं। अब इतने ढेर सारे प्रोटीन हैं तो उसको क्लासिफाई कैसे किया जाए, क्योंकि क्लासिफाई करेंगे तभी आप इसको सही तरीके से स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को कैटेगराइज किया हुआ है बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर, अलग उसका केमिकल नेचर क्या है, ठीक है, या फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है, या फिर शेप क्या है, या फिर सॉल्युबिलिटी क्या है। तो किसी भी बेसिस पे आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। इसको डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट डिफरेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपल प्रोटीन बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर, स्ट्रक्चर, शेप, सॉल्युबिलिटी, प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड एज दिस। सिंपल प्रोटीन में क्या है, दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली एमाइनो एसिड। सिंपल का मतलब क्या हुआ कि बहुत सिंपल है, उसके अंदर कुछ और मिक्स नहीं है, ओनली एमाइनो एसिड से मिलके वो बना हुआ है। और जब इसको हम चेक कैसे करते हैं, जब इसको तोड़ेंगे, जब आप तोड़ेंगे तभी जानेंगे कि भैया ये कैसे मिलके बना हुआ है। तो जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो यहाँ पे आपको ओनली एमाइनो एसिड मिलता है। अब इस एमाइनो एसिड को भी अलग फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स एज वेल एज देयर हीट कोagulability। यहाँ पे देखिए फाइब्रस प्रोटीन, हमने तोड़ा प्रोटीन को, अब अलग अलग टाइप के एमाइनो एसिड मिल गए, ठीक है, अलग अलग टाइप के मिल गए, फिर से उसको क्लासीफाई करेंगे हम लोग। अब तो सिंपल तो थे वो लोग, लेकिन अब फिर से उसमें फिर से ढेर सारे अमाइनो एसिड हमको मिले हैं, तो उसको हम लोग फिर से क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी या फिर हीट कोagulability, उसके बेसिस पे करेंगे। तो ये फिर से भी देखिए यहाँ पे क्लासीफाई किया हुआ है फाइब्रस प्रोटीन। सो दे आर द इलोंगेटेड और फाइबर लाइक प्रोटीन। फाइब्रस मतलब हुआ फाइबर, फाइबर अब जानते ही आप फाइबर क्या होता है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगा, लंबे लंबे स्ट्रक्चर, ढेर सारे स्ट्रक्चर से मिलके, फाइबर से मिलके एक फाइब्रस प्रोटीन का निर्माण होगा। तो इसके नाम से ही ये पता चल रहा है। दे आर द इलोंगेटेड और फाइबर लाइक प्रोटीन। एक्सियल रेशियो, लेंथ और ब्रेड्थ रेशियो इज मोर देन 10, ठीक है। दे आर स्टैटिक इन नेचर विद सिंपल स्ट्रक्चर, ये मूव नहीं करते हैं, स्टैटिक जहां है वहीं पे रहेंगे, और स्ट्रक्चर वाले में ज्यादा ये पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो उससे हम लोग कहेंगे फाइब्रस प्रोटीन। सो दे हैव फ्यूअर बायोलॉजिकल फंक्शन, उनके फंक्शन भी कम होंगे, एक पर्टिकुलर रोल होगा वहां पे। दे आर द मोस्टली प्रेजेंट इन द एनिमल्स। फाइब्रस प्रोटीन्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड।
इसको भी आगे क्लासिफाई किया गया है, फाइब्रस प्रोटीन को भी, सिंपल फाइब्रस प्रोटीन एंड देन द कॉन्जुगेटेड फाइब्रस प्रोटीन। सिंपल फाइब्रस प्रोटीन में कौन से, दे मेक एनिमल स्केलेटन, दे आर द वाटर इनसॉल्युबल। यहाँ पे स्केलेटल प्रोटीन है, दे आर सिंपल एज कम्पेयर टू द कॉन्जुगेटेड वन। कॉन्जुगेटेड में और भी आपको मिल जाएगा, मतलब मिक्स टाइप के प्रोटीन मिलेंगे जो और भी उसमें मिलेंगे कंपाउंड आपको। तो दे आर द सिंपल फाइब्रस प्रोटीन। इसमें आपको एग्जांपल भी देना पड़ेगा कौन कौन से हैं, कॉन्जुगेटेड वन एंड सिंपल वन। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ग्लोबुलर प्रोटीन। दे आर द स्फेरिकल इन शेप। तो नाम से पता चला ग्लोब्यूल है ना, एक गोले टाइप का ग्लोब्यूलर इन शेप है। एक्सियल रेशियो इसका लेस देन 10 होगा, उसका क्या था, मोर देन 10 था। ठीक है, ये लेंथ और ब्रेड्थ रेशियो को एक्सियल रेशियो कहते हैं हम लोग, तो वो जो है ग्रेटर देन 10 था, जबकि ये लेस देन 10 है। दे आर द डायनेमिक इन नेचर। देख, डायनेमिक इन नेचर मतलब कि मूवमेंट कर सकते हैं ये, और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, विद हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन स्ट्रक्चर। अब इनका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू फाइब्रस वन, बिकॉज फाइब्रस को क्या है, स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करना है, लंबे लंबे लॉन्ग फाइब्रस मिलेंगे आपको, वो स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ ग्लोबुलर में क्या है, इनको मूवमेंट करना है और कोई स्पेसिफिक फंक्शन करना है। वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन लाइक एंजाइम्स, एंजाइम हम लोग जानते हैं कि बहुत स्पेसिफिक होता है, हार्मोन्स हम लोग जानते हैं कि ये स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ द बायोलॉजिकल फंक्शन है, और इसी कारण ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होंगे, जिससे कि वो एक फंक्शन को अचीव कर सके। यहाँ पे फिर कौन कौन से वापस से इसको क्लासिफाई किया गया है, सिंपल वन, होमोग्लोबुलर प्रोटीन। दे आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड ओनली सम, एग्जाम्पल आर एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन को हम लोग मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन मानते हैं नेचर का, एंड कॉमनली फाउंड इन सीड्स इन प्लांट, इन ब्लड एंड मसल्स इन एनिमल्स। इट इज वाटर soluble एंड कैन बी coagulated with हीट। अब एल्ब्यूमिन में भी प्लांट एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन है, इन सबके एग्जांपल आप देख सकते हो। फिर अदर एग्जांपल यहाँ पे प्रोस्टेमिन, दे आर पॉजिटिवली प्रोटीन मोस्टली फाउंड इन एनिमल्स एंड फिशेस। Protamines bind with the DNA in embryonic stage and later is replaced by the histone. It is soluble in water. फिर एक है प्रोलामीन, दे आर द स्टोरेज प्रोटीन फाउंड इन द सीड्स। दे आर वाटर insoluble but soluble in dilute acid and detergent. Globulins, gluteolins, histones, these are the various kinds of ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, इसको आप लोग अपना देख लीजिए और इसके एग्जाम्पल्स को याद करने की कोशिश करिए, रिवाइज करिए बार बार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। सिंपल हम लोगों ने पढ़ लिया, ग्लोबुलर पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इन विच प्रोटीन आर ऑलवेज लिंक्ड और नॉन प्रोटीन मोइटी, मतलब उसमें प्रोटीन तो है ही है, लेकिन कुछ नॉन प्रोटीन भी वहां पे पाया जाएगा। So they are composed of both protein and non-protein components. Non-protein component is known as prosthetic group. एंजाइम वाले अभी लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, डिटेल में इसकी एनालिसिस करेंगे। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप वहां पे कुछ पाया जाएगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब नॉन प्रोटीन इन नेचर विच फॉर्म्स द बेसिस फॉर सब क्लासिफिकेशन लाइक न्यूक्लियोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन। जैसा मतलब उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा वैसा उसका नाम रख दिया जाएगा। न्यूक्लियोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, मेटलोप्रोटीन, दीज आर द वेरियस एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पे दे दिया गया है, जिससे कि आप लोग आसानी से इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट जान लीजिए। इन केस मान लीजिए कोई शॉर्ट नोट्स आ जाता है जिसको आप लोग लिख पाइए। म्यूकोप्रोटीन इज ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड इसके अंदर आपको मिलेगा, इसीलिए इसका नाम म्यूकोप्रोटीन पड़ा हुआ है, या ग्लाइकोप्रोटीन भी बोल सकते हैं इसको। और ये थ्रू आउट द बॉडी पाया जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एयरवेज, साइनोवियल फ्लूइड के रूप में नीज में। तो ये क्या है, म्यूकस टाइप में ये आप ये समझिए ये पाया जाएगा, जो कि एक लिक्विडिटी मेंटेन करने का काम करेगा। तो दे आर कॉल्ड म्यूकोप्रोटीन बिकॉज दे हैव द कार्बोहाइड्रेट क्वांटिटी इज मोर देन 4%, unlike glycoprotein where the carbohydrate quantity is less than 4%. Mucoprotein is produced in the cecum of gastrointestinal tract.
and they are the proteins of the building blocks of the mucus, which is a protective barrier of epithelial cell, which is semi permeable. It acts as a barrier for most. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इम्यून सिस्टम में भी इसका यूज है, ठीक है, वो बैरियर की तरह काम करता है और जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह कुछ है, पैथोजेंस है, उसको अलाउ नहीं करता है अंदर आने के लिए, ओनली अलाउंग फॉर अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एंड हार्मोन। फिर आते हैं मेटलोप्रोटीन। मेटलोप्रोटीन क्या है? दे आर द नियरली हाफ ऑफ ऑल प्रोटीन्स इन बायोलॉजी। जितने भी प्रोटीन आप देख लीजिए बायोलॉजी के अंदर अवेलेबल है, उसमें से आधे प्रोटीन आपको मिलेंगे मेटलोप्रोटीन। नाम से ही पता चल रहा है मेटल, इसके अंदर कुछ ना कुछ मेटल पाया जाएगा। सब मेटल्स है, यहाँ पे देखिए Ag है ना, कॉपर, जिंक स्ट्रांगली बाइंड्स विद द प्रोटीन एज कोलेजन, एल्ब्यूमिन, केसीन विथ सल्फाहाइड्रिल ग्रुप ऑफ साइड चेन ऑफ एमाइनो एसिड। तो मेटलोप्रोटीन्स ढेर सारे पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके फंक्शन भी बहुत सारे हैं, ठीक है। स्टोरेज के रूप में आपको मिलेगा, एंजाइम सिग्नल ट्रांसडक्शन मिलेगा, इन्फेक्शियस डिजीज वगैरह में भी आप देखेंगे, बहुत जगह पे इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है, सबको आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा ये प्रोटीन मेटलो बाइंडिंग साइट्स पे रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटलाइजिंग, कुछ कैटलाइज करते हैं रिएक्शन, सम ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड येट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, है ना। और ये जो कैटलाइज करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन। तो काफी जो डिफिकल्ट रिएक्शंस हैं उसको भी ये कैटलाइज करने की एबिलिटी इनके अंदर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल इसका मेटलोप्रोटीन का मैंने दे दिया है आपको, एक आध एग्जांपल भी आप याद कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सिरुलोप्लाज्मिन कंटेन्स कॉपर एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। और कैल्शियम यहाँ पे पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन कंटेनिंग मेटलोप्रोटीन है, इस टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने इस ओवरऑल मेटलोप्रोटीन का एक ओवरऑल चार्ट बना दिया है, इसको आप देख सकते हैं। अगर मेटलोप्रोटीन पे कोई शॉर्ट नोट्स आता है तो आप लोग उसको देख पाओगे। फिर कुछ और हैं जो कि क्रोमोप्रोटीन हुआ, फास्फोरोप्रोटीन हुआ। क्रोमो में क्या होगा? दे कंटेन्स पिगमेंट, क्रोमो मतलब कलर। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा कंपाउंड पाया जाएगा जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में रहेगा, लेकिन पिगमेंट की तरह काम करेगा। कॉमन एग्जांपल इज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है ना, तो विच कंटेन्स ए हीम फैक्टर, और जिसके कारण आपके ब्लड का कलर रेड होता है, अपीयर रेड, ठीक है। इस टाइप से कुछ इसके अंदर पाया जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्रोमोप्रोटीन। फास्फोप्रोटीन क्या है? दे हैव द फॉस्फेट ग्रुप एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, केसीन, ओवल्टिलिन प्रेजेंट इन एग yolk। फिर होता है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन हैव लिपिड एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। फिर न्यूक्लियोप्रोटीन, दे हैव द कंटेनिंग कंसिस्ट प्रोटीन लिंक टू अ न्यूक्लिक एसिड, या फिर आइदर डीएनए या फिर आरएनए, कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, उसके साथ ये जुड़ा हुआ होगा। और टिपिकली ये जैसे राइबोसोम्स के अंदर न्यूक्लियोसोम्स है, उसके अंदर ये पाया जाता है। वायरल के न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन में भी ये देखा जाता है, इस टाइप के प्रोटीन। तो ये कैटेगराइज किया गया है, इसके बारे में आप लोग और पढ़िए, इसके बारे में जानिए। डिराइव्ड प्रोटीन, दे आर द डेरिवेटिव्स। डिराइव्ड का मतलब होता है उसी से चीज से लेके कोई नई चीज बनाई जाना। तो दे आर द डेरिवेटिव्स, यानी कि मान लीजिए प्रोटीन का कोई पार्ट टूट गया, सिंपल प्रोटीन है, तो उसके कोई जुड़ के कोई और पार्ट बन गया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, तो ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन आपको दिखेंगे। इन द एसिडिक एल्कलाई दे इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, प्राइमरी डिराइव्ड एंड सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। इतना ही आपको समझना है यहाँ पे। प्राइमरी में क्या हुआ? इट इज फॉर्म बाय द कॉजिंग ओनली स्लाइट चेंज इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये अलग अलग एग्जाम्पल है। दिस साइज ऑफ प्रोटीन इज नॉट अल्टर्ड मटीरियली बट ओनली अरेंजमेंट इज चेंज, ठीक है, दैट इज द प्राइमरी वन। यहाँ पे प्रोटियॉन्स, मेटा प्रोटीन, कोआगुलेटिव प्रोटीन। सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन क्या है? दे आर द फॉर्म प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिटिक क्लीवेज पेप्टाइड चेन प्रोटीन मॉलिक्यूल बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम। द साइज ऑफ ओरिजिनल प्रोटीन इज अल्टर्ड। पहले वाले में, प्राइमरी वाले में साइज अल्टर्ड नहीं होता है, साइज नहीं चेंज होता है। दूसरे ओनली क्या होता है यहाँ पे? सिर्फ उसका अरेंजमेंट चेंज होता है, अरेंजमेंट उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अरेंजमेंट किसका है? एमाइनो एसिड ग्रुप्स का चेंज हो सकता है, तो वहां पे प्राइमरी प्रोटीन है। और सेकेंडरी प्रोटीन में क्या होता है? इसका आपका स्ट्रक्चर ओरिजिनल प्रोटीन अल्टर्ड हो जाएगा बियॉन्ड द लेवल ऑफ मेटा प्रोटीन। दे आर soluble इन वाटर एंड coagulated बाई हीट एंड दे आर रफली ग्रुप्ड इनटू प्रोटीओजेस, पेप्टोन, पेप्टाइड, प्रोटीजोन्स। इस अलग अलग टाइप से इसको कैटेगराइज किया गया है। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन लाइक कैटालिटिक प्रोटीन। अभी तक हम लोगों ने अलग अलग क्लासिफिकेशन देखा उसके, एमाइनो एसिड ग्रुप के और उसके
प्रॉपर्टीज के आधार पे। यहाँ पे एक अलग इसके फंक्शन के आधार पे दिखा दिया गया है। मेरी वॉइस आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को? आप लोग? यस सर। ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन दैट अलाउज डाइवर्स सेट ऑफ फंक्शन इज देयर एबिलिटी टू बाइंड देयर मॉलिक्यूल्स। तो फंक्शन अलग है तो उसके क्लासिफिकेशन अलग है। यहाँ पे आप देखिए कैटेलिटिक प्रोटीन, कैटेलिटिक का मतलब हो गया कैटेलाइज करेगा कोई रिएक्शन को। कौन सा है आपको पता है? एंजाइम्स। ठीक है, अब एंजाइम्स का आपने एग्जांपल दिया और बता दिया कि एंजाइम वगैरह इस टाइप से कौन कौन से एंजाइम्स हो सकते हैं और क्या प्रॉपर्टी होती है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो वो हो गया आपका एंजाइम वाला जो कि कैटेलिटिक प्रॉपर्टी शो करेगी। फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन, नाम से पता चल रहा है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, दे मेक वेरियस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करने वाले प्रोटीन कौन से? कोलेजन, इलेस्टिन, है ना, केराटिन, जैसे कि हेयर और नेल में पाया जाता है। तो ये आपके प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन में आ जाएंगे। न्यूट्रिएंट प्रोटीन, दे हैव द न्यूट्रिशनल वैल्यू, है ना, ये न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे आपके। लाइक केसीन इन मिल्क, रेगुलेटरी प्रोटीन, ये रेगुलेशन करेंगी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सेलुलर एक्टिविटीज, इनका रेगुलेशन करेंगी लाइक हार्मोन। डिफेंस प्रोटीन, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करेंगे लाइक एंटीबॉडीज, ये सारे आपके डिफेंस प्रोटीन में आएंगे। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, फिर आते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में, जो कि ट्रांसपोर्ट करेंगे कोई चीज, जैसे हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन, CO2 ये सबको ट्रांसपोर्ट करता है। स्टोरेज प्रोटीन, स्टोर द मॉलिक्यूल्स लाइक फेरेटिन स्टोर आयरन। Contractile mobile protein, they help in movement and locomotion of various body parts, actin, myosin. Toxic protein, they are the toxic and can damage tissues like snake venom. स्नेक वेनम भी एक प्रोटीन है। बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन, बैक्टीरिया किसी को इन्फेक्ट करता है तो कुछ एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है, वो भी एक प्रोटीन होते हैं, दैट वी कॉल टॉक्सिक प्रोटीन। दीज आर द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। हम लोगों ने देखा था इसकी प्रॉपर्टीज ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अलग अलग प्रॉपर्टीज है जो हम लोगों ने इस यहाँ पे डिस्कस करना है। स्ट्रक्चर भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? ये आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। ओके। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल, जब मैंने बताया था आपको कि ये काम तभी करेगा जब ये खास शेप में होगा। हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और वो स्पेसिफिक फंक्शन क्यों आता है? क्योंकि वो खास तरीके से फोल्ड कर पाता है। फोल्ड करके वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि खास सबस्ट्रेट के ऊपर फिट हो पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हम लोग देखते हैं, ये लार्ज हैं, बड़े हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, एंड फॉर्म वन और मोर ट्विस्टेड फोल्डेड स्ट्रैंड्स ऑफ अमाइनो एसिड। ये फोल्डिंग करते हैं। ईच अमाइनो एसिड इज कनेक्टेड टू नेक्स्ट अमाइनो एसिड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, जो हम लोग जानते हैं। प्रोटीन फोल्ड इनटू स्टेबल 3 डायमेंशनल शेप। तो ये अलग अलग टाइप के 3 डायमेंशनल शेप बनाएंगे, लेकिन एक इसका सीक्वेंस होता है। अगर स्टडी कर रहे हैं हम लोग तो कैसे होगा वो? सबसे पहले ये बनेगा प्राइमरी, ये लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे आपको लेवल कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे पहले सिंपल वाला लेवल क्या है? प्राइमरी लेवल। प्राइमरी में आपको कुछ नहीं करना है, बस एमाइनो एसिड को एमाइनो एसिड से जोड़ के एक इस तरह सा फिगर दिखा सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे अपना एमाइनो एसिड का नाम लिख सकते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में इसको चेन बनाना है आपको, तो दिस इज द एमाइनो एसिड चेन ओनली। प्राइमरी मतलब सिंपलेस्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर is the sequence of amino acid in a polypeptide chain. For example, hormone insulin, they have only 2 polypeptide chain A and B. ठीक है, सिंपल A and B polypeptide चेन है। एंड इंसुलिन मॉलिक्यूल each chain has own set of amino acid, और इन पॉलीपेप्टाइड चेन है तो और इनके पास अलग अलग एमाइनो एसिड होंगे। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये बाद में बन के एक आपका एक ऑर्डर बनाएगा। A chain starts with glycine on N terminus and end with the aspargine C terminus. That is different from the sequence of the B chain. तो अलग अलग सीक्वेंस के ये आपको चेन मिलेगी और ये सारे के सारे इस टाइप से पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी इस तरह से जुड़ी होगी। फिर आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। इट रिफर्स टू द लोकल फोल्डेड ट्विस्टेड स्ट्रक्चर that form within the polypeptide chain due to interactions between atom of backbone. हमारे जो अमाइनो एसिड है वो आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग
नेचर के होते हैं, कुछ एसिडिक होंगे, कुछ में सल्फर ग्रुप होगा, कुछ में बेसिक ग्रुप है ना, कोई नॉन पोलर है, कोई पोलर है, इस टाइप के स्ट्रक्चर हैं। तो जब ये आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे और इनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज है तो क्या होगा, ये क्या एक साथ सही से रह पाएंगे? नहीं, ये कुछ ना कुछ एक फोल्डिंग आपस में ही ये करने की कोशिश करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये एक इंटरनल फोल्डिंग होगा इनका पहला, लोकल फोल्डेड जिसे हम लोग बोलते हैं, और एक ट्विस्टेड स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेक्शन विथ देयर बैकबोन। जो बैकबोन है जिससे ये मिलके बना हुआ है, उसके इंटरेक्शन के आधार पर ये एक फोल्डिंग बनाएंगे। और ये फोल्डिंग हम लोग दो टाइप की फोल्डिंग देख पाते हैं, एक अल्फा हेलिक्स एंड एक बीटा प्लीटेड शीट। बोथ स्ट्रक्चर आर हेल्ड शेप बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स which form between carbonyl and one amino acid and one H bond of another. अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, कार्बोनिक ऑफ वन अमाइनो एसिड इज हाइड्रोजन बॉन्ड टू द अमाइनो ग्रुप। यहाँ पे मैंने अल्फा हेलिक्स में दिया हुआ है स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उसको। ठीक है, so this pattern of the bonding pulls the polypeptide chain in a helical structure resembles like a curved ribbon। यहाँ पे आप देख कैसा दिख रहा है आपको, एक स्पाइरल शेप में ये इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। ठीक है, और ये इस टाइप से दिख के यहाँ पे बॉन्डिंग बना होगा आपस में, इसके साथ इसका 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 ऐसे करके एक बॉन्डिंग बना होगा। तो ये कर्व टाइप में दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्फा हेलिक्स, resembles a curved ribbon with each turn of the helix containing 3.6 amino acids। कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर आपको डीएनए में भी दिखाई देता है, हेलिकल स्ट्रक्चर। देन आर ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड स्टिक आउटवर्ड टू द अल्फा हेलिक्स वेयर दे आर फ्री टू इंटरेक्ट। तो इस टाइप का हेलिकल स्ट्रक्चर आपको अल्फा हेलिक्स में देगी। बीटा प्लीटेड शीट में क्या होगा, शीट, बीटा प्लीटेड शीट, टू और मोर सेगमेंट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन लाइन अप नेक्स्ट टू ईच अदर। अब मान लीजिए कई पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में एक साथ ऐसे जुड़ गई, आप पास पास आ गई हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये हो गई, एक ये हो गई, है ना। तो इनके आपस में भी एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। एक तो ये ऐसे हो रहा है वर्टिकली, और एक ये हॉरिजेंटली इसकी बॉन्डिंग भी होगी, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक शीट लाइक का, जैसे आप लोग छत के ऊपर जो टीन हम लोग डालते हैं, तो उसमें भी आप लोग ये देख पाते हो शीट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे करके ऐसे रह के ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग बीटा प्लीटेड शीट बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या, फॉर्मिंग अ शीट लाइक स्ट्रक्चर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन कार्बोनिल एंड अमाइनो ग्रुप्स ऑफ बैकबोन्स वेयर आर ग्रुप्स एक्सटेंडेड अबव बिलो द प्लेन ऑफ द शीट एंड स्टेट ऑफ बीटा प्लीटेड में बी पैरेलल। और ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ए वाला है, एक मान लीजिए ए और एक बी अमाइनो पॉलीपेप्टाइड चेन है, और ये आपस में एक लिंक बना रखा है विद द हेल्प ऑफ दिस एंड पोजिशनिंग अपोजिट डायरेक्शन दैट एन टर्मिनस, एक में एन टर्मिनस अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक में सी टर्मिनस अदर डायरेक्शन में होगा, इस टाइप से। जैसे कि हम लोग इन द केस ऑफ डीएनए भी देखते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड देन 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उस टाइप का भी यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको दिखाई देगा। तो ये आपका वापिस से मैंने बीटा स्प्लिटेड शीट का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ, एक ऐसा जिसमें अल्फा हेलिक्स दोनों और बीटा ऐसे मिलेगा। तो ये है आपका बीटा प्लीटेड शीट, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको एरो से, और ये है स्पाइरल रूप में अल्फा हेलिक्स, तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। Certain amino acid are more likely to find alpha helix and beta pleated sheets. For instance, amino acid proline is sometimes called helix breaker। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कुछ अमाइनो एसिड हेलिक्स ब्रेकर की तरह काम करते हैं, बिकॉज दे इट्स अनयूजुअल आर ग्रुप। इसके अंदर कुछ अनयूजुअल आर ग्रुप पाया जाता है। कौन सा, इम्यूनो ग्रुप, जो हम लोगों ने देखा था, एक ही जो इम्यूनो ग्रुप वाला जब लोगों ने अभी स्टडी किया था, अमाइनो ग्रुप को क्लासीफाई किया था, वहां पे हम लोगों ने देखा था। तो उसके कारण यहाँ पे क्या है, ये अनयूजुअल आर ग्रुप होता है और ये हेलिक्स ब्रेकर की तरह काम करते हैं। क्रिएट्स ए बेंड इन चेन एंड इज नॉट compatible with helix formation। Proline is typically found in bends, unstructured region between secondary structures। Similarly, कुछ और अमाइनो एसिड जैसे ट्रिप्टोफैन हुआ, टायरोसिन, फिनाइललाइन, they have the large ring structure in their R group and often found in beta pleated sheet। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कुछ अमाइनो एसिड जो है आपको सिर्फ बीटा प्लीटेड शीट में ही मिलेंगे, यानी कि ट्रिप्टोफैन हुआ, टायरोसिन, फेलिन। क्यों? क्योंकि इनके अंदर लार्ज रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना, एरोमेटिक स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था आपको, तो उस टाइप के कुछ लार्ज रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। बिकॉज द बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स
प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर द साइड चेन्स, क्योंकि इनके हैवी स्ट्रक्चर को रखने के लिए आपको स्पेस चाहिए, और वो कहाँ मिलेगा आपको? बीटा प्लेटेड शीट में, एक शीट में ही आपको ये मिल सकता है। मेनी प्रोटीन्स कंटेन बोथ, और कई प्रोटीन आपको मिलेंगे जो कि दोनों ही आपको है, अल्फा हेलिक्स वाला फोल्डिंग और बीटा वाली फोल्डिंग दोनों ही वहां पे पाई जाएगी। अब आते हैं थर्ड लेवल पे, टर्शरी लेवल। प्रोटीन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हेन द ट्विस्टेड एंड फोल्ड्स ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हम लोगों ने देखा एक लीनियर वाला स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर, देन सेकेंडरी वाला अल्फा एंड बीटा हेलिक्स। अब थर्ड लेवल में क्या हो रहा है? दे फोल्ड अगेन टू फॉर्म लार्ज थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। द ओवरऑल थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर। मैंने अभी आपको बताया था हर एंजाइम का एक खास स्ट्रक्चर होता है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण वो किसी सबस्ट्रेट के ऊपर सही तरीके से बैठ पाता है और वो काम कर पाता है। तो वही चीज यहाँ बता रहा है कि जो उसका सही वाला स्ट्रक्चर है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वही टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द थर्ड लेवल ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे टर्शरी स्ट्रक्चर कैसा है? द टर्शरी स्ट्रक्चर इज प्राइमरी ड्यू टू द इंटरेक्शन। हमारा अल्फा और बीटा जो बना हुआ था उसी के बीच में आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। तो आर ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड मेक अप द प्रोटीन। आर ग्रुप इंटरेक्शन दैट कंट्रीब्यूट टर्शरी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग आपस में ही बना रहे हैं। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये मैंने सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में, तो ये सब आप लोग इससे फेमिलियर हो गए। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक होल, तो अलग अलग टाइप की नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि ये रिपेल भी कर सकते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पोलर ग्रुप आर ग्रुप फॉर्म है हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड डाइपोल इंटरेक्शन। ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू द टर्शरी स्ट्रक्चर आर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इन विच amino acid with non-polar R group cluster together inside of the protein, leaving the hydrophilic outside the water molecule. तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी पाया जा सकता है, जिसमें कि क्या होता है कि जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, नॉन पोलर वाला पार्ट है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो इनसाइड रहे, और पोलर वाला जिसमें कोई चार्ज है वो इंटरेक्ट करने के लिए बाहर वाले साइड में रहे। ठीक है, तो इस टाइप के भी फोल्डिंग्स पॉसिबल होती हैं। Finally, there is one special type of covalent bond that can contribute to the that is disulfide bond. और एक और बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवॉल, ये सब अलग अलग हम लोग देख चुके हैं। लेकिन एक और जो बहुत मजबूत बॉन्ड होता है दैट इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड। इट इज अ कोवैलेंट लिंकेज बिटवीन सल्फर कंटेनिंग, जो सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड होंगे जैसे सिस्टीन है, दे आर मच स्ट्रॉन्गर देन अदर टाइप ऑफ, दे कंट्रीब्यूट इन टर्शरी। तो इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, इसको एक हमेशा इस तरह बनाए रखने के लिए ये वाला बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज दे हैव द मच स्ट्रॉन्गर देन अदर टाइप ऑफ बॉन्ड्स। दे एक्ट लाइक मॉलिकुलर सेफ्टी पिन। हम लोग सेफ्टी पिन का जैसे यूज करते हैं, है ना, चीजों को संभाल के सही से एक ऑर्डर में रखने के लिए, उसी तरह से यहाँ पे ये सेफ्टी पिन की तरह ये काम करता है। क्या? सिस्टीन या डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है, कीपिंग पार्ट्स ऑफ द पॉलीमर फॉर्मली अटैच्ड टू वन अनदर। Now let's move on to final wala part, fourth level. Protein structure is protein consisting more than one folded amino acid chain. Many proteins are made up of single polypeptide chains and have only nahin, levels of structure, the ones we have just discussed. However, some proteins are made up of multiple chains, also known as subunits. तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? हम लोगों ने अभी तक देखा प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक सिंपल चेन वाली स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने? अल्फा एंड बीटा हेलिक्स, है ना। फिर वो अल्फा और बीटा हेलिक्स आपस में मिलकर एक टर्शरी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, और ये टर्शरी स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में रहते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर बन चुके हैं टर्शरी वाले, ये भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो एक बनेगा आपका फोर्थ लेवल वाला स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर में आप जो ऑलरेडी फोल्डेड हो चुके हैं टर्शरी वाले रूप में, वो वापस से जुड़ते हैं आपस में और एक कुछ नया बनाते हैं प्रोटीन, फोर्थ लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर। मेनी प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ सिंगल हैव थ्री लेवल्स ऑफ प्रोटीन। कुछ में आपको सिर्फ और सिर्फ टर्शरी लेवल तक फोल्डिंग मिलेगी, और कुछ प्रोटीन होंगे जो स्पेशल प्रोटीन होंगे, वो आपको इस लेवल तक जाएंगे, क्वार्टनरी लेवल तक, जहां पे आपको मिलेगा क्या? मेड अप ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन नोन एज सब यूनिट्स, जिसको हम लोग सब यूनिट बोल देते हैं। एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये हो गया टर्शरी स्ट्रक्चर, एक थ्री स्ट्रक्चर ये हो गया।
फिर एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो पिक्चर देख रहे हैं दैट इज द हीमोग्लोबिन। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, अल्फा चेन, दिस इज द अल्फा चेन, दिस वन इज द बीटा चेन। यहाँ पे भी बीटा चेन है और यहाँ पे भी बीटा चेन है। तो एज मेंशन हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन, हम लोगों ने बताया था कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है और 4 सब यूनिट से मिलकर, इसको हम लोग सब यूनिट बोलेंगे, सब यूनिट 1 2 3 4, 2 ईच ऑफ अल्फा एंड बीटा टाइप, दोनों 2 अल्फा और 2 बीटा टाइप। अनदर एग्जांपल इज डीएनए पॉलीमरेज। हम लोग जब ये पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो वहां हम जब देखेंगे एंजाइम पाया जाएगा डीएनए पॉलीमरेज, जिसका काम क्या है, सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड्स ऑन द डीएनए। ठीक है, तो वो डीएनए जोड़ता है, कंपोज्ड ऑफ 10 सब यूनिट, उसके अंदर 10 सब यूनिट्स पाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 4 सब यूनिट्स बना हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे एंजाइम्स है जहाँ पे काफी ज्यादा अमाउंट में सब यूनिट्स पाए जाते हैं और अलग अलग ये सब यूनिट जोड़ के आपको क्वाटनरी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। So in general, same type of interaction contribute to tertiary structure, like mostly weak interaction such as hydrogen bonding, London dispersion, also hold the subunits together to give quaternary structure. इसी tertiary structure को जोड़ के आपको बन जाएगा quaternary structure. तो यहाँ तक ये क्लियर है आप लोगों को स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? स्टूडेंट कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके, तो मैं आज इस चैप्टर को खत्म करना चाहता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो नेक्स्ट में जैसे कि हम लोग लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ सकें, इसीलिए थोड़ा सा आज ज्यादा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा और है इसमें, हम लोग इसको खत्म कर देते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन आया हुआ है डीनेचुरेशन के बारे में। ठीक है, डीनेचुरेशन, तो डीनेचुरेशन का नाम से ही पता चल रहा है, डी नेचर करना, मतलब जो जैसा उसका नेचर है वैसा उसको डिस्टर्ब कर देना। तो प्रोटीन हम लोग जानते हैं किस नेचर में होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होते हैं। तो अगर हम लोग उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेटिव प्रोटीन बोलेंगे, है ना। नेटिव बोलते हैं ना, किसी नेटिव लैंग्वेज क्या है आपकी, नेटिव लैंग्वेज, जैसे कि जहां से आप, जो आपकी लैंग्वेज मदर टंग है वो नेटिव लैंग्वेज है। तो इस टाइप से इसी तरह ये प्रोटीन जो है उसका नेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। तो व्हेन नेटिव स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, दे लॉसेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड इट्स कॉल्ड डीनेचर्ड प्रोटीन। तो इस नेटिव प्रोटीन से ही आपका क्या बन जाता है, एक डीनेचर्ड प्रोटीन बन जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल और फिजिकल चेंजेस। और ये चेंजेस कैसे किए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे अभी एक आध अगर देखेंगे यहाँ पे। इफ द टेम्परेचर, जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा, टेम्परेचर और पीएच को हम लोग अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, प्रोटीन का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर आपने बढ़ाया, उसमें एक एनर्जी आ गई, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आएगी तो क्या होगा, मूवमेंट होगा, वो मूवमेंट करना शुरू करेंगे तो वो उसका नेचर चेंज हो जाएगा। पीएच में क्या होगा, पीएच में अगर हम लोग चेंज करते हैं तो क्या होगा, उसका चार्ज चेंज हो जाएगा। और इन चीजों से बदलाव से क्या होगा, उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। या फिर कुछ केमिकल का भी यूज किया जाता है जिससे कि ये स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाए और ये अपना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर खो दे। अब हमको वापस से अगर इसको वो करना है, बैक करना है, तो हमको ये चीज रिमूव करनी पड़ेगी, केमिकल रिमूव करना पड़ेगा, या फिर पीएच को सही करना पड़ेगा, या फिर टेम्परेचर को सही करना पड़ेगा। तो ये वापस से भी अपने नेटिव स्ट्रक्चर में आ सकता है। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है इस बायोलॉजिकल उसकी सिस्टम की। So it could be turning back into unstructured its native structure. When a protein loses its higher order structure, it's called denatured. Primary इसका सीक्वेंस हो गया, वो टूट गया, तो denatured प्रोटीन एक नॉन फंक्शनल होते हैं क्योंकि इसका नेचर ही चेंज हो चुका है। तो अब जब नेचर चेंज हो गया तो ये लोग काम नहीं कर पाएंगे। फॉर सम प्रोटीन डीनेचुरेशन कैन बी रिवर्स, कुछ प्रोटीन के लिए हम लोग इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। सिंस द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड इज स्टिल इंटैक्ट, कौन से प्रोटीन जिसके अंदर इतना ज्यादा डीनेचुरेशन नहीं हो पाया है, उसके प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन की अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है वो अभी तक ब्रेक डाउन नहीं हुए हैं, तो उनको हम लोग रीफोल्ड कर पाते हैं जब हम लोग नॉर्मल कंडीशन उसको देते हैं। अदर टाइम्स हाउ डीनेचुरेशन इज परमानेंट, और ज्यादा से ज्यादा टाइम में क्या होता है कि ये परमानेंट होता है, एक बार हो गया तो फिर दोबारा ये चेंज नहीं हो सकता है। वन एग्जांपल इज इरिवर्सिबल प्रोटीन डीनेचुरेशन व्हेन एग इज फ्राइड, जब आप अंडे को फ्राई करते हैं तो क्या होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है, लिक्विड एग वाइट वाला पोर्शन, इट बिकम्स ओपेक एंड सॉलिड एज इट्स डीनेचर्ड हीट ऑन द स्टोव एंड विल नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। अगर इसको आप तोड़ के
वापस से भी अगर इसको कंडीशन देंगे तो वापस से उस फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो ये दो जो प्रोसेस है, डी नेचर और नेचर वाला नेटिव स्टेट, तो यहाँ पे मैंने इसका दे रखा है एग्जांपल। वापिस से ये आपको मान लीजिए नॉर्मल प्रोटीन है जो कि इसका खास स्ट्रक्चर है, हमने कोई इसको ट्रीटमेंट दिया, इसका टेम्परेचर हाई किया, पीएच चेंज किया, तो इसके आपस के जो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है या फिर बॉन्डिंग चेंज होगी और ये डी नेचर हो जाएगा। वापिस से हम इसको रीनेचर करना है, लेकिन डी नेचर इतना हुआ है कि इसका ये प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। रीनेचर करना है, हमने वो चीज रिमूव किया, वापिस से ये रीनेचर हो गया। तो ये दोनों स्टेट एग्जिस्ट कर सकती हैं। यूजली इट्स ए मोस्ट स्टेबल स्टेट, नेटिव स्टेट यूजली मोस्ट सॉल्युबल, पोलर ग्रुप्स यूजली ऑन द आउटसाइड क्योंकि ये डिसॉल्व करना होता है वाटर के अंदर, हाइड्रोफोबिक ग्रुप इनसाइड, जो मैंने अभी आपको बताया भी था। डी नेचर में क्या होता है, लॉस इज नेटिव कन्फर्मेशन, लॉस हो जाएगा कन्फर्मेशन, तो ये अल्टर सेकेंडरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, डिसरप्शन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, सारे कुछ बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। पेप्टाइड बॉन्ड्स आर नॉट, काफी मजबूत बॉन्ड्स होते हैं वो अफेक्टेड नहीं होते जनरली। सो रिसर्चर्स ने इस प्रोटीन की इस प्रॉपर्टी के कारण कुछ टेक्निक्स डेवलप की। कौन कौन सी क्या टेक्निक्स है वो हम लोग भी देखते हैं। वो सिंस दिस प्रोटीन्स आर कैन गो अनस्ट्रक्चर्ड टू फोल्डेड ऑल बाय देमसेल्व्स, खुद ही जा सकते हैं, देयर अमीनो एसिड सीक्वेंस मस्ट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द फोल्डिंग। तो अगर हम लोग इनकी सीक्वेंस की एनालिसिस कर सकें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या इंफॉर्मेशन इसके अंदर है जो इसको फोल्डिंग के लिए चाहिए, किस टाइप का सीक्वेंस चाहिए। However, not all proteins are able to pull off this trick. How proteins are normally folded and cell appears to complicated. तो इस ट्रिक की मदद से हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को खोजते हैं। Many proteins don't fold by themselves, but instead give assistance from chaperones. Chaperones कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो फोल्डिंग में प्रोटीन को मदद करते हैं, क्योंकि वो खुद से फोल्डिंग कर नहीं पाते हैं। तो वहां पे इस केस में हम लोग ये टेक्निक यूज नहीं कर पाएंगे। सॉल्टिंग इन एंड सॉल्टिंग आउट ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन शो अ वेरिएशन इन सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन द देयर सॉल्यूशन इन आयनिक एनवायरनमेंट। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर पीएच में चेंज करेंगे, आयनिक एनवायरनमेंट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, डी नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज हो रही है, हम लोग सॉल्ट इन कर रहे हैं या सॉल्ट आउट कर रहे हैं। सॉल्ट अगर डालेंगे या फिर सॉल्ट को निकालेंगे, तो दोनों ही चीजें हो रही है। दीज फ्रीक्वेंटली कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स इन्वॉल्व आइदर स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज साइड चेन और सोल्यूशन आयन। जब हम लोग ये चीज करेंगे तो क्या होगा, जो चार्ज आयन है, साइड चेन वाले आयन है, उनमें भी चेंज होगा, पर्टिकुलरली एट हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। द सॉल्ट कॉमनली यूज्ड बाय द अमोनियम सल्फेट because of its large solubility in water and relative freedom from temperature effect. Thus, it has no harmful effect on most of the proteins. Amount of the salt needed to isolate a specific protein is determined by the salt fractionation table. तो किसी प्रोटीन को कितना डीनेचर कर सकते हैं हम लोग, एक कितना साल्ट वो कर सकते हैं, तो वो सब चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक स्पेसिफिक सॉल्ट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं अमोनियम सल्फेट। The effect of salts such as sodium chloride on increasing the solubility of protein is referred to as salting in. Salting in is referred to non-specific effect salt on the ionic strength. So when low concentration of salt is added to protein, its solubility increases. ठीक है, तो जब हम लोग कम कंसंट्रेशन में इसको डालते हैं, NaCl को, एक सॉल्ट है, तो उसमें क्या होगा, प्रोटीन की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। Salt molecules stabilize protein molecules by decreasing electrostatic energy between protein molecules, which increases the solubility of the protein. अब ये क्यों होता है, यहाँ पे मैंने उसको मेंशन कर रहा है, क्योंकि ये डिक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिटवीन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे जैसे आपस में ये एक दूसरे से किससे बने हुए हैं, चार्ज बॉन्ड से, अलग अलग टाइप के बॉन्ड से। अब ये बॉन्ड जो है ब्रेक अगर होना शुरू हो जाते हैं तो क्या होगा, वो सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये इस फिगर में दिया हुआ है वो चीज, आयन शेल चार्ज डिक्रीज, क्योंकि ये सारे डिक्रीज हो जाएंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जब हम वापस से इसको निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये वापस से उस पोजीशन पे आ जाएगा। तो जब हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाती है। लेकिन फिर जब इसको डिक्रीज करना शुरू करते हैं, जब हम लोग इसमें से निकाल लेते हैं, है ना, सॉल्ट निकालने क्या होगा कि वापस से इसका जो है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। ऑल वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज
यूज सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेट प्रोटीन, और ये जब डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट कर देंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और इसको हम लोग एज ए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अब आते हैं सॉल्टिंग आउट वाले पे। जैसे मैंने बताया आपको, मोस्ट प्रोटीन्स लेस सॉल्युबल एट हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, एन इफेक्ट कॉल्ड सॉल्टिंग आउट। When ionic strength of a protein solution is increased by adding salt, the solubility decreases and protein precipitates. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, when the ionic strength of protein solution is increased by the solubility decreases, तो कुछ प्रोटीन होती है दे आर द लेस सॉल्युबल एट हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। मैंने अभी आपको बताया था कि लेस सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है और सॉल्युबल, कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि लेस सॉल्ट कंसंट्रेशन में भी सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ हैं जो कि हाई सॉल्ट भी आप दोगे तो भी वो लेस सॉल्युबल होंगे, उसमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होती। एंड इफेक्ट कॉल्ड सॉल्टिंग आउट, व्हेन द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ प्रोटीन सॉल्यूशन इज इंक्रीज। तो जब इसको, इसे टेक्नोलॉजी कैसे यूज करते हैं हम लोग, उसकी स्ट्रेंथ, आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाते जाते हैं। जब बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इसकी डिक्रीज होती जाएगी। तो एक केस में क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और एक केस में डिक्रीज हो रही है, और ये प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाएगा। दिस कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग रीजन। सॉल्ट मॉलिक्यूल्स compete विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्यों होता है, सॉल्ट मॉलिक्यूल्स इसके साथ compete करेंगे, बाइंडिंग विद द वाटर, उसको वाटर के साथ बाइंडिंग नहीं करने देंगे, ठीक है, क्योंकि वो उसके चारों तरफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप है। तो ये सॉल्ट मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इनके साथ बाइंड करने लगेंगे, तो उससे क्या होगा, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल से अलग हो जाएंगे, और इसके कारण ये प्रेसिपिटेट होके नीचे बैठ जाएंगे। मेनी ग्लोबुलर प्रोटीन, कुछ प्रोटीन जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेसिपिटेट एट वेरी लो आयनिक स्ट्रेंथ, तो बहुत ही कम आयनिक स्ट्रेंथ पे ही ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज डिफरेंट प्रोटीन्स आर एबल टू इंटरेक्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। When this complex formation is extended between many protein molecules, it can lead to protein precipitation. तो इसको एज ए टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग अमोनियम सॉल्ट सल्फेट भी यूज करते हैं इसी टाइप से। और मोस्ट इफेक्टिव रीजन ऑफ द सॉल्टिंग आउट इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द प्रोटीन, बिकॉज ऑल प्रोटीन एग्जिबिट मिनिमम solubility ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कांस्टेंट आयनिक स्ट्रेंथ एट देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स। अब यहाँ पे मैंने उस डिफरेंस को भी मेंशन कर दिया, इसको आप लोग सही से याद कर लीजिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्ट कंसंट्रेशन एट विच प्रोटीन प्रेसिपिटेट फॉर्म वन डिफरेंट, ये अलग अलग प्रोटीन से वेरी करता है, ये चीजें वेरी कर सकती हैं। कुछ केस में लो सॉल्ट कंसंट्रेशन में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, कुछ प्रोटीन में हाई सॉल्ट कंडीशन में भी जो है प्रोटीन सॉल्युबिलिटी नहीं आ पाती है, तो वो वेरी करता है अलग अलग प्रोटीन के हिसाब से, और इसीलिए उसकी जो है सॉल्टिंग आउट एंड सॉल्टिंग इन जो चीजें हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे वही चीज को मैंने, जो पॉइंट्स मैंने बताए थे वही चीज को यहाँ पे समराइज किया हुआ है। अब ये क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स, यहाँ पे कुछ टेस्ट हैं जो कि देखे जाते हैं कि जिससे हम लोग ये अमाइनो एसिड है कि प्रोटीन है, वो चीज़ें हम लोग देखते हैं सोल्यूशन में। तो ये कॉमन टेस्ट हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने उन चीज़ों को दे रखा है, कुछ चीज़ों से आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो इन चीज़ों से, जैसे बाईयूरेट टेस्ट आप लोगों ने लैब में किया हुआ है ना, निनहाइड्रिन टेस्ट भी आप लोगों ने किया हुआ है, तो ये सब चीज़ें आप लोग ऑलरेडी इन चीज़ों से फेमिलियर हो। तो आई एम नॉट गोइंग दीज थिंग्स इन डिटेल, एंड इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइनो एसिड प्रोटीन्स इज लार्जली डिपेंड ऑन द सॉल्यूशन ऑफ पीएच, और जब हम इस पीएच को चेंज करते हैं तो क्या होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। यही चीज यहाँ पे यूज की जाती है। एसिडिक सोल्यूशन में क्या होगा, बोथ अमाइनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक प्रोटोनेटेड, इन बेसिक में डीप्रोटोनेट हो जाएंगे। सो अमाइनो एसिड आर एसेंशियली सॉल्युबल इन वाटर, देयर सॉल्युबिलिटी इज वाटर डाइल्यूट एसिड एंड डाइल्यूशन वेरी। अप्लाई दिस टेस्ट टू ग्लाइसिन एंड टाइरोसिन, तो यहाँ पे कोई एक टेस्ट दे दिया गया इसी बेसिस के आधार पे। पहले क्या किया गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड इन वाटर एंड अल्कोहल बाय प्लेसिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्ट ट्यूब एंड फ्यू सॉल्वेंट एंड वार्मिंग नेसेसरी। फिर अमाइनो एसिड सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, वे देखते हैं विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर की मदद से हम लोग चेक करते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है, और उससे हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। फिर निनहाइड्रिन टेस्ट में क्या है, निनहाइड्रिन टेस्ट में भी एक केमिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो लैब में मैंने इसको डिटेल में पढ़ा दिया है, तो यू कैन स्टडी दिस